आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। नरेश ने एक किन्नर की जान और इज्जत दोनों बचाई थी। उस रात वो दोनों सड़क किनारे बैठे एक तरह के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में थे। ये इतना भारी शब्द जाहिर है उन्हें पता नहीं था। मर्ज था मगर बीमारी क्या है उन्हें उसका कोई अंदाजा नहीं था। अब आगे सुबह का समय था। इस बार गश्त पर एसएचओ साहब स्वयं थे। सड़क के किनारे एक दूसरे में मोटरसाइकिल भिड़ाए दो लोग एक दूसरे के थप्पड़ बजा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ ठरक भरपूर लौंडे झुंड बनाकर आती जाती लड़कियां छेड़ रहे थे। छोटा सा एक बच्चा भीख मांग रहा था और एक 80 साल की बुढ़िया कमर पर कट्टा लिए हाथ में एक डंडा जिसके आगे चुंबक लगा था उसे जमीन पर घसीटते हुए चल रही थी, इस उम्मीद में कि कोई सिक्का उससे आकर चिपक जाएगा। सड़क के बीचों बीच एक गाय बैठी थी और यहां वहां गुटखा थूकने वाले भी कई थे। ये सारा माहौल देखकर एसएचओ ने कहा, बड़ा पीसफुल जिला है हमारा, सब कितना खुश रहते हैं, क्यों बंसी? सही बात कहे हैं, कांस्टेबल बंसी ने एसएचओ की सहलाते हुए कहा। वैसे जनाब आप खुद ही आ गए, वो भी इतनी सुबह? बंसी ने पूछा। अब तुम्हें रिपोर्ट करके आया करें। नहीं नहीं जनाब, मैं तो यूं ही। एक काम करो, गाड़ी पांडे के दुकान पर लो, तुमको चाय पिलाते हैं। जीप रुकती देख पांडे के मुंह से 3 मैजिकल वर्ड्स निकले। आ गए भोसड़ी वाले। और पांडे, सुना है हाईवे पर नई दुकान डाल रहे हो? कहाँ यादव जी, हमसे तो ये ठीक से नहीं चल रही। लाखों रुपया तो मुफ्त खोरों और उधार वालों ने दबा के रखा है, समझ लो। खैर छोड़िए, आप बताइए क्या सेवा करें? एसएचओ में इतना दिमाग नहीं था कि सरकाज़म समझ सके, पर हल्का बुरा तो लगा ही था। चाय बनाओ और क्या, लैप डांस करोगे? एसएचओ ने हल्का सा चिढ़ते हुए जवाब दिया। जी अब हिलाते हैं। उधर नरेश कल रात की घटना से थोड़ा हिला था। एक तरह का आत्मचिंतन हो रहा था। उस रात को वो घर आया पर सोया नहीं, बस सोचता रहा। पहले वो चाय की दुकान पर उसे 2 किन्नर मिले, फिर रात को वो तीसरा किन्नर जिसकी जान उसने बचाई। आप यूं समझ लीजिए कि वो पहली बार ऐसे लोगों से मिला था जिनसे वो मेल खाता था, रिलेट कर सकता था। नरेश ने बड़े दिन बाद उस दिन अपने घर में सुबह का नाश्ता किया था। उसका शांत स्वभाव देखकर उसके माता पिता भी हैरान थे। चलिए पांडे की दुकान पर वापस चलते हैं। पांडे ने एसएचओ को चाय थमाई। चाय पकड़ाते ही पांडे से एसएचओ यादव ने पूछा, क्यों भाई पांडे, सुना है तुम्हारी दुकान पर आजकल चाय से ज्यादा कहानियां बनती हैं? मिनमिनाती सी हंसी के साथ पांडे बोला, क्या बात कर रहे हैं यादव जी, यहाँ तो ठीक से चाय की बिक्री नहीं होती, और क्या ही होगा। चाय के ऊपर आई मलाई की परत को उंगली से हटाकर पांडे के गमछे से हाथ पोंछते हुए एसएचओ ने कहा, पहलवान का और नरेश का एक्शन फिल्म यही हुआ था ना पांडे? पांडे ने सर झुका लिया। ना कुछ बोल सकता था ना कुछ छुपा सकता था। अबे सर काहे झुका रहे हो, लुगाई हो क्या हमारी? जाओ मीठे वाले बिस्कुट लेकर आओ। बंसी क्या करें, एक टांग ठाकुर दूसरी टांग नरेश और बीच में आंड की तरह लटक रहे तुम और मैं। जनाब हम तो कहते हैं सफेद पुड़िया का एक पैकेट उसके ब्लाउज में डालकर अंदर कर देते हैं, नारकोस्टिक्स लगा देंगे, सड़ जाएगा बिना बेल के। वाह बंसी, तुम्हें पता है तुम 12 साल से कांस्टेबल क्यों हो? जी क्यों? क्योंकि चूतिए हो तुम। पिछले ब्रीफिंग में एसएसपी साहब बोले हैं, ऊपर से ऑर्डर है, ड्रग्स हमारे प्रदेश के किसी भी जिला में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ना कोई गिरफ्तारी ना कोई समाचार, सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्त प्रदेश। तो अपने ऐसे काबिल विचार अपने पिछवाड़े में रखिए, खुले में ना हगिए। पांडे बिस्किट लेकर लौटा और एसएचओ से बोला, वैसे कोनो बात हो गई क्या यादव जी? बात तो हो ही गई है पांडे, बाकी जैसे तुम बोलो वैसी बात बन जाएगी। चाय से आधा भरा हुआ ग्लास पांडे के हाथ में ही उल्टा रखते हुए एसएचओ वहां से निकल पड़ा। ठाकुर के घर में उधर अलग पंचायत थी। मुनीम जी दारू का ठेका से कितना पैसा निकाल सकते हैं? ठाकुर साहब 8-10 लाख में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो जगन पहलवान का क्या हुआ? ठाकुर साहब उसको दस्त लगे हैं, 1-2 दिन में आपको हाजिरी देने आ जाएगा। साला पहलवान है कि क्या? एक बार यूपी फोन लगवाएं हमारे बड़े जीजा जी को, उनके अखाड़े के पहलवान भी माने हुए हैं। ठाकुर साहब पहलवान तो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, पैसे का कैसे करना है? सब हिसाब किताब हम ही बताएंगे। तो तुम्हें हम अपना गांड खुजवाने के लिए तो रखे नहीं है, निकलो यहां से। ये सारी दुनिया नरेश के बाप के लिए बहुत बड़ी थी। वो छोटा आदमी था और उसकी समस्याएं भी वैसी ही थीं। जो एक आध आदमी उससे हंस के कभी बोल लेता था, अब वो उससे कतराता था। बेटे से कुछ कह नहीं सकता था, बीवी से क्या ही कहता।
वो अपना दुख शराब में ढूंढने लगा। गांव से दूर एक शराब का ठेका था। वो वहां अक्सर जाता था और शराब पीता था। इस बार उसके पास शराब के पैसे नहीं थे। अब जीवन में जो 4 पैसे उसने कमाए थे वो इज्जत से कमाए थे। कुम्हार भीख तो नहीं मांग सकता था। उसने उस शराब की दुकान पर उधार मांगा। एक संतरा का बोतल दीजिए, कल पैसा दे जाएंगे। अच्छा, एक आध रेड वाइन भी दे देते हैं, बियर भी ले लो। स्कॉच पियोगे भोसड़ी के? निकल यहां से। ये कहते हुए उसे धक्का मारकर ठेका मालिक ने उसे वहां से निकाल दिया। करीब 2 घंटे वो वहीं रहा। उतने में शराब सप्लाई का ट्रक वहां आया। कुम्हार ने सोचा इतने बड़े ट्रक से एक देसी की बोतल चुरा लेना कोई बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं है। वो मौके की तलाश में रुक गया। ठेका मालिक उसकी नजरें भाप गया था। ए बुढ़ऊ, चलो एक काम करो, 30 पेटी माल है, अंदर रखवा दो, तुमको देसी गिफ्ट में दे देंगे। कुम्हार ने बिना हिचकिचाए मेहनत शुरू कर दी। करीब 12 पेटियां रखने के बाद उसकी फुर्ती कम हुई और कुछ देर बाद वो पेटी समेत गीली मिट्टी पर फिसल गया। इंग्लिश दारू की पेटी नीचे गिरी और बोतलें फूट गईं। हरामजादे, उठाया नहीं जा रहा था तो साला रहने देता, मादरचोद कौन नुकसान भरेगा? ये कहते हुए ठेका मालिक ने एक के बाद एक लगातार कुम्हार के थप्पड़ बजाए। वो मार खाता हुआ जैसे ही गिरा तो ठेके के 1-2 और लोगों ने उसे लाते घूंसे मार अपने अंदर की खुंदक को शांत किया। हाथ साफ करने का मौका ऐसे में कोई नहीं छोड़ता। बाप के साथ हुई मार का जब नरेश को पता चला तो उसका गर्म दिमाग तुरंत से पहले ही हिल गया। वो थोड़ी ही देर में दुकान के बाहर पहुंचा। एक देसी का बोतल दीजिए। अच्छा, अब साला तुम लोग भी पीते हो? ठेका मालिक ने तंज कसते हुए देसी की बोतल पकड़ाई। नरेश उस बोतल का एक एक घूंट भरते हुए ठेके के मालिक को घूरता रहा। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद जब उसने देखा कि ठेका मालिक वहां से निकलने लगा तो वो वहां से उससे पहले उठकर भागा। वो भागकर सड़क किनारे झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। जैसे ही उसने सामने से ठेका मालिक को मोटरसाइकिल पर आते देखा, उसने पेड़ की एक टहनी बिना मौका गवाए मोटरसाइकिल के अगले टायर में घुसा दी। ठेके का मालिक बुरी तरह गिरा। जब वो उठा तो उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे थोड़ी दूर मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलती दिखी। पिछला चक्का अभी भी घूम रहा था और अचानक उसके सामने साड़ी पहने नरेश आ गया। मादरचोद तू! नरेश ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, लोग हमसे नजर मिलाने से डरते हैं, तुम हमारे बाप को 4 बोतल दारू के लिए जूता से मारे? किड़वईपुर गांव में इंसान कोई भी हो, जात सबकी एक है, हरमजदगी की। उसने नरेश की आंख में आंख डालकर बोला, अगली बार आएगा ना और मारेंगे। नरेश ने फिर बिना रुके मारना शुरू किया। उसे मुंह के बल नीचे गिराकर उसकी गर्दन से उसे पकड़ा और घसीटकर मोटरसाइकिल के पास ले गया। हमारे बाप को छूने का गलती नहीं करना था। उसने ठेका मालिक के मुंह में बड़े प्यार से बाइक का हैंडल घुसाया और उसके बालों को सहलाने लगा। और ठेका मालिक अधबेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल का हैंडल मुंह में लिए लेटा रहा। नरेश उठकर जाने लगा, फिर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ ठेका मालिक की गर्दन पर लात मारी। मोटरसाइकिल का हैंडल गले की गहराइयों तक घुस गया और अपना पैर उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला, हमारे बाप को हमारे अलावा कोई नहीं मारेगा। आप सुन रहे थे कहानी किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे नरेश ने अपने बाप की सुताई का बदला लेने के लिए ठेका मालिक को बीच रात मोटरसाइकिल से गिराकर बहुत मारा, इतना कि वो मर गया। अब आगे। सुबह के करीब 6:30 बजे ठेके को जा रही सड़क के बीचों बीच मोटरसाइकिल का हैंडल मुंह में लिए ठेका मालिक की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और इधर उधर असल जिंदगी को क्राइम सीरीज की तरह देखने वाले कुछ लोग भी भिनभिना रहे थे। यहां लोगों के मन में दया से कहीं ऊपर जिज्ञासा थी। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था किसी के मरने से। ये साले क्यूरियस थे कि ये हुआ कैसे। पास में खड़े 2 पुलिस कांस्टेबल बीड़ी जलाकर सिचुएशन को कोस रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मगर यहां की पुलिस को वो मुजरिम पसंद है जो लाश ठिकाने लगा दें
ये सरेआम होने वाले हादसे पुलिस के काम को बढ़ाते हैं और ये उन्हें जरा बर्दाश्त नहीं था। उतने में ही वहां पुलिस की एक जीप आकर रुकती है। पहले एक टांग बाहर निकली, फिर खास जगह खुजलाते हुए साक्षात एसएचओ यादव एक बड़ी उबासी लेते हुए बाहर आया। लाश को देखकर ऐसी शक्ल बनाई जैसे हरी सब्जी को देखकर मिलेनियल्स बनाते हैं। मोटरसाइकिल के एक्सेलरेटर को पूरा मुंह के अंदर घुसाए ये लाश एक डरावना दृश्य तो थी। गुस्से से मुंह बनाते हुए उसने वहां खड़े दोनों हवलदारों को इशारे से बुलाया। साला लाश के ऊपर एक चादर नहीं डाला गया तुमसे? बीड़ी पीने आए हो यहां? दोनों ने मुंह लटका लिए। अब जीप से निकालिए और बुर्खा पहनाइए इसे, वरना दूसरे हैंडल पर हम तुम्हें घुसा देंगे। एसएचओ के खास कांस्टेबल बंसी ने लोगों को हांकते हुए कहा, अरे जाइए यहां से, चलिए, मेला लगा है क्या? चलो काम करो सब अपना अपना। लगता है मारपीट हुआ है, कोई पूछताछ किए हो? एसएचओ ने कांस्टेबल से पूछा। पास के ठेके का मालिक है जनाब, इनका तो हर रोज किसी ना किसी से बैर होता है। किसी से बदतमीजी किया होगा, उसने दे दिया हैंडल मुंह में। बंसी इसको मुर्दा घर में भिजवाइए, परिवार को इन्फॉर्म कीजिए, सब फॉर्मेलिटी ठीक से करना। बड़े शहरों में एक शब्द इस्तेमाल होता है सोलमेट, जिसका अर्थ है कि वो शख्स जिससे आपका आत्मा का रिश्ता हो। शायद नरेश का सोलमेट ठाकुर था, क्योंकि ये ठेका मालिक ठाकुर की सगी बहन का पति था। ये खबर जब ठाकुर तक पहुंची तो वो पहलवान, विधायक, नरेश सबको भूल गया था। आपको याद दिला दें, अब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि ये कांड के पीछे भी नरेश था। इसके चलते ठाकुर ने एसएचओ यादव को अपने घर आने का आदेश दिया। जिनकी जान गई है हमारी छोटी बहन के पति थे। क्या पता लगाए हो अब तक? ठाकुर साहब जांच शुरू कर दिए हैं, मामला तो पुरानी रंजिश का लग रहा है। 2 दिन में तुम्हें कोई बड़ा इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगाना यादव, तो साला एसआईटी बिठवाएंगे एसपी को फोन करके, और एक आध धारा तुम्हारे पर भी ठोकेंगे। हमारा परिवार पर हमला हुआ है ये नरेश का चैप्टर बाद में देखना, पहले इस केस को देखो, समझे? जी ठाकुर साहब, समझे एकदम। चलते हैं। बहनचोद साला, इसको रिपोर्टिंग पहले करना पड़ता है, एसएचओ ने खुद से बात करते हुए कहा। उधर नरेश को कोई आइडिया नहीं था कल वो जो कांड करके आया है वो उसका पहला मर्डर था। वो साड़ी वाड़ी पहनकर मेकअप लगाकर अपनी धुन में घूम रहा था। उसे वो किन्नर याद आया जिसकी उसने जान बचाई थी। गांव से थोड़ा बाहर एक बस्ती में एक बड़ी हवेली थी, जहां आसपास के इलाके के सभी किन्नर रहते थे। नरेश को पता नहीं क्यों लगा कि उसको वहां जाना चाहिए। वो हवेली के दरवाजे पर जाकर रुक गया। वहां आंगन में एक पेड़ था और दूसरी तरफ देवी मां का छोटा सा मंदिर। वो छुपते हुए अंदर झांक रहा था। क्यों री, कौन है तू? दीदी कौन है तेरी? क्या देख रही है अंदर? हवेली के अंदर आ रहे एक किन्नर ने नरेश को बाजू से पकड़ते हुए पूछा। नरेश चुपचाप उसे देखता रहा और कुछ नहीं बोला। हवेली के अंदर से कुछ और किन्नर बाहर आए और नरेश को घेर लिया। ये साला वही है, किड़वईपुर गांव का है ये। सनकी है साला, नकली किन्नर बनते हैं और हमें बदनाम करते हैं ये लोग। नरेश के साथ धक्का मुक्की होने लगी, एक आध थप्पड़ भी लगा, पर वो पता नहीं क्यों लाचार बनके ये सब कुछ सहन करता रहा। तभी मौके पर शालू आई। ये वही किन्नर है जिसकी जान और इज्जत नरेश ने बचाई थी। शोर को देखते हुए वो बाहर आई और नरेश को पहचानते हुए जोर से बोली, अरे दीदी रुको, ये वही है, हम जानते हैं इसे। रुकिए जरा, रुकिए जरा। अरे मैंने बताया था ना, वही भला आदमी है जिसने हमारे को उस रात हाईवे पर बचाया था उन हरामजादे ट्रक वालों से। ये नरेश है, हमारे जैसा नहीं है पर हमारे जैसा ही है बेचारा। उन्होंने नरेश से माफी मांगी और उसे पानी पिलाया और उसके बाद माता के मंदिर में माथा टिकाया। उस हवेली में सीईओ की पोजीशन पर थी मंजली दीदी। उन्होंने नरेश के आगे चाय रखवाते हुए कहा, हम तुम्हारे एहसान को अपना जीवन देकर भी नहीं चुका सकते। शालू 9 साल की थी तब से हमने पाला है उसे, और तुमने उसकी जान बचाकर हमारी जान बचाई है। नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, कभी हल्का सा मुस्कुराता और कभी सबको घूरता। बस वो चुप रहा। हमें तुमसे कोई सवाल नहीं करना कि तुम क्या हो,
कौन हो और इस हुलिये में क्यों हो। बस ये बात हमेशा याद रखना, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत हमारी मुसीबत है और हमारी हर खुशी तुम्हारी खुशी। तो वहीं एसएचओ की तफ्तीश जोर पकड़ रही थी। वो पूछताछ के लिए ठेके पहुंचा। बोल रहे, उस रात कोई झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा तो यहां रोज के दर्जन भर होते हैं साहब, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी ने कहा। एसएचओ ने बाल से पकड़ते हुए कहा, तुम साला सीधा जवाब दोगे कि पट्टे की मशीन पर लिटाएं? फालतू मत बोलना हमारे साथ, दिमाग पहले से ही खराब है। तभी दूसरे ने बीच बचाव किया। एक झगड़ा हुआ था साहब, एक आदमी था वो माल अंदर रखवा रहा था, उसने एक पेटी नीचे गिरा दी तो मालिक ने और हम लोगों ने उसे काफी मारा था, पर वो बुजुर्ग था, उसके बस की नहीं है कुछ भी करना। एसएचओ कुछ सोचने लगा। तभी एक और आदमी बोला, अरे वो कुम्हार था किड़वईपुर वाला, गरीब आदमी है, उसके बस का कुछ नहीं है एसएचओ साहब। कई सालों के एक्सपीरियंस और कमीनेपन से एसएचओ को अंदेशा हुआ कि इसके पीछे कुम्हार नहीं तो नरेश हो सकता है। वो घबराया भी और खुश भी हुआ। उसने तुरंत बाहर सड़क के पास आकर ठाकुर को फोन किया। ठाकुर साहब प्रणाम, खबर ऐसी है कि आप खुद हमारी पीठ थपथपाएंगे। पॉइंट पर आओ यादव, घर पर मातम का माहौल है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो। वही तो किए हैं ठाकुर साहब, उस रात आपके स्वर्गीय जीजा जी ने नरेश के बाप को बुरी तरह सूता था, दारू वारू गिरा दिया था उनका। इसके पीछे वो हरामजादा नरेश हो सकता है, बस जा रहे हैं उसको उठाने, साले को मार मार के सब उगलवा देंगे। ठाकुर ने कुछ पल के लिए सोचा और बोला, नहीं, नरेश को कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहे हैं ठाकुर साहब? आपके परिवार पर हमला किया है सुअर? यादव, रात को जब वो साला भड़वागिरी करने निकलेगा ना, तब उसके बाप को उठाना, सुबह तक बहुत बेलना और बाद में नरेश तक ये खबर पहुंचाना। सोचो, बाप के झापड़ लगने पर इतना बिगड़ गया कि आदमी को जान से मार दिया, तो पट्टे की मशीन पर पिटे हुए बाप को देखकर साला क्या करेगा? इस हरामजादे की आत्मा को दर्द देना है हमें। जैसा कहा वैसा करो, बिना किसी गलती के। जी ठाकुर साहब। साला कुछ भी बोलो, ठाकुर साहब का कैलकुलेशन हमसे 10 कदम आगे ही होता है। चल रहे बंसी, थाने चलो। रात 11:30 बजे के आसपास नरेश तैयार होकर घर से निकल चुका था। वो तालाब के पास वाली सड़क पर घूम रहा था कि दूसरी तरफ सायरन बजाती जीप उसके घर के बाहर आई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे ठेके पर काम करने वाले लड़कों से हुई पूछताछ के जरिए ठेका मालिक के मर्डर के तार नरेश से जुड़े। ठाकुर ने एसएचओ को आदेश दिया कि नरेश को नहीं, उसके बाप को उठाओ जिसे ठेका मालिक ने मारा था। रात करीब 11:30 बजे नरेश साड़ी पहनकर तैयार होकर रात में मंडराने के लिए निकल जाता है और पुलिस सायरन मारती उसके घर उसके बाप को उठाने। अब आगे। जीप रुकने से हल्का पहले ही कांस्टेबल इस फुर्ती से उतरता है मानो कसाब को पकड़ने जा रहे हैं। जोर से दरवाजा खटखटाते हुए, कुम्हार, अरे ओ कुम्हार, बाहर आओ बे। आस पड़ोस के लोग जिज्ञासा के मारे बाहर आते हैं। कुम्हार बेचारा कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि उसको उठाने पुलिस आएगी। उसने डरते हुए दरवाजा खोला कि कहीं कोई लेनदार तो नहीं आया। दरवाजा खुलते ही उसे हवलदार ने गमछे समेत खींच लिया। पीछे से बीवी भागती हुई आई। अरे 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 अरे, कहां लेके जा रहे हैं इन्हें? पीछे हट जाओ कुम्हारन, वरना तुम्हें भी धर लेंगे। अरे पर हमें ले काहे जा रहे हैं? नरेश ने कुछ किया है क्या? जीप से बाहर निकलते हुए बंसी बोला, अबे ओ, वारंट पढ़ोगे क्या? अंग्रेजी में लिखे हैं? बोलो साला, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। आप कोई राजनेता तो हो नहीं कि तुम्हें उठाने से पहले हाई कोर्ट के जज का पत्र लेकर आए। जीप में बैठो इज्जत से, वरना ई डंडा देख रहे हो ना, इसी पर बिठा देंगे और फिर थाने लेकर जाएंगे। मर्डर करता है या रामजादा, और फिर बोलता है हमें लेकर काहे जा रहे हैं? चल भोसड़ी के। कुम्हार को जीप में डालते हुए पुलिस वाले वहां से निकल गए।
गांव की कुछ औरतें कुम्हारन को सहारा देते हुए उसके घर में लेकर गईं। तो दूसरी तरफ नरेश इस बार तालाब की सड़क पर नहीं, किन्नरों की हवेली पर था। शालू अपनी जान बचाने वाले नरेश को अपनी गोद में लिटाए सहला रही थी। मन में कोई उल्टे विचार ना रखिए, दोनों का रिश्ता पवित्र था, या जो भी था वो उन्हें खुद पता नहीं था। नरेश की विग को साइड में रखकर वो उसके बालों को सहला रही थी। नरेश उन किन्नरों के बीच ऐसे रहता था जैसे वो कई सालों से वहीं रहता हो। उस रात उसने खाना भी वहीं खाया और सोया भी वहीं। और दूसरी तरफ जीप थाने पहुंचती है। आओ 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 कुमार साहब, आप तो मर्डरर निकले, साले गमलों से गले तक आ गए हैं। ये कहते हुए एसएचओ ने कुम्हार के बालों को अक्षय कुमार स्टाइल में हिलाया। हमने कुछ नहीं किया है यादव जी, आप जानते हैं हम इस गांव के हैं, हमारे बाजू में इतना जोर कहां, कौनो गलत फहमी हुआ है। अच्छा हाँ भाई, गलती तो हुआ है, तुम्हारे जैसे कीड़ों को अरेस्ट नहीं एनकाउंटर करना चाहिए। कहाँ बात कर रहे हैं एसएचओ साहब? ए बंसी, कुमार साहब को पानी दो, घबरा गए हैं। फिर उसके बाद पट्टे वाली मशीन पर उल्टा लिटा दो साले को, पट्टा हम पर्सनली चलाएंगे। आदेश देते ही एसएचओ ने ठाकुर को फोन लगाया। ठाकुर साहब, आप जैसा कहे थे वैसा ही किए हैं, पट्टे की मशीन पर लिटा दिया है नरेश के बाप को। यादव, पट्टा ऐसे चलाओ जैसे तुम यमराज हो और 1.25 लाख करोड़ की सजा दे रहे हो किसी नरकवासी को। एसएचओ हरामी था, पर उसे मालूम था कि कुम्हार का बाप 2 कौड़ों की मार भी नहीं था, पर उसने फिर भी ठाकुर साहब की बात को माना। जी ठाकुर साहब, वो नरेश को कब उठाना है? तुम्हें ज्यादा जल्दी है, पता लगने दो उसे गांव वालों से, जब आएगा तब आ जाएगा। रखते हैं, नरेश के बाप को हमारा गुड नाइट कहना। एसएचओ के मन में पल भर के लिए तरस आया। तो दूसरी तरफ नरेश और शालू एक दूसरे को लेकर कुछ और नए पहलू समझने की कोशिश में थे। इस बात से अनजान कि बाप पट्टे की मशीन पर उल्टा लेटा है, नरेश शालू की गोद में लेटा था। शालू ने पूछा, तुम तो आदमी हो पर हमारी तरह काहे घूमते हो? हमें तो देवी माँ ने ऐसा पैदा किया, तुम काहे? नरेश ने जवाब दिया, बचपन से मन में आवाज आता था, आसपास कोई ऐसा आदमी हम देखे ही नहीं जिसकी तरह हमें बनना हो। शायद माँ से ज्यादा लगा है तो उसकी तरह बन गए। ये भी अच्छी बात है। दिन भर करते क्या हो तुम? पांडे ने बताया था हमारी तरह पैसा इकट्ठा तो नहीं करते, धंधा नहीं करते, तो करते क्या हो? क्रिमिनल हैं हम, जिससे जो चाहिए होता है छीन लेते हैं। हम अच्छे इंसान नहीं हैं सालू। सालू ने नरेश को गले से पकड़ा। हमारा इज्जत बचाए थे तुम, और जान भी। दोबारा कभी मत कहना तुम अच्छा इंसान नहीं हो। नरेश ने सालू को गले लगाए रखा और बोला, हम आज तक किसी से इतना बात नहीं किए, कभी कोई दोस्त भी नहीं रहा। तुम पहली हो जिसके साथ हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे बात करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाए रखा। यहां नरेश का मोमेंट बना हुआ था और वहां बाप के बेसमेंट पर पट्टा चल रहा था। पहला पट्टा पड़ते ही नरेश का बाप बुरी तरह कांप गया और चीख मारते हुए भगवान को याद करने लगा। उसका डर इतना था कि एसएचओ को भी लगा एक बार और मारा तो यह साला मर जाएगा। उसने प्लान थोड़ा बदला और कुम्हार का मुंह उसके बालों से खींचते हुए ऊपर किया और लगातार कुछ थप्पड़ बजाए। कुम्हार अधबेहोश हो गया। एसएचओ को दया नहीं आई, पर समझ लीजिए मारने में मजा नहीं आ रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में आवाज लगाई, ए बंसी, अंदर आओ बे। बंसी नींद से अचानक उठता हुआ अंदर भागा। हम बाहर हैं, इसकी कमर पर बेल्ट से मारो, निशान आए, जोर नहीं लगाना ज्यादा, मर जाएगा मादरचोद वरना। ये कहते हुए वो बाहर निकल गए। एसएचओ की कमीज के सारे बटन खुले थे, छेद वाली बनियान बड़े पेट के साथ बाहर थी। उसने बाहर सोए हुए हवलदार के सर पर थप्पड़ लगाते हुए बोला, चाय लाओ बे, और खुद बीड़ी पीने लगा। वो बीड़ी फूकता हुआ यही सोच रहा था कि ये साले ठाकुर के चक्कर में अगर नरेश के अंदर का जानवर जाग गया तो साले अर्ध नरेश्वर का तांडव रोकना मुश्किल हो जाएगा। समस्या ये नहीं थी कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था, समस्या ये थी कि वो अपने बाप से नफरत करता था और उसको हर चोट वो खुद देना चाहता था। बाप के लिए नफरत वो बचपन से पाल रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसको मारता था। नरेश मानता था कि उसकी माँ की पीड़ा, बचपन में दबे कुचले रहने का हर एक एहसास जो उसे हुआ है,
उसके पीछे उसके बाप की कमजोरियां थी। उधर बंसी ने उसके बाप को बेल्टे मार मार कर अधमरा कर दिया था और टॉर्चर रूम में ही कुर्सी पर कमर टिकाकर कुमार की गांड पर अपनी लातें रखकर सो रहा था। कुमार बेहोश था, सोया था या मर चुका था, उसका कोई अंदाजा किसी को नहीं था। सुबह टहलते हुए जब नरेश अपने घर को लौट रहा था तो गली के लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे कितनी ही बड़ी शोक सभा उसने मिस कर दी हो। उसकी तरफ इशारे करते हुए लोगों ने खुसफुसाना शुरू किया। नरेश जितना भी हलकट था, उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ हुआ है। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा तो उसकी मां को घेरे एक दो औरतें बैठी थी। नरेश को देखकर वो डर के मारे थोड़ी पीछे हटी। नरेश की मां ने उसे गुस्से से देखा, उसकी तरफ बढ़ी और लगातार थप्पड़ मारे। हरामजादे, कब तक तुझे पैदा करने की सजा मिलती रहेगी हमें, कब तक? उसने अपनी मां के दोनों हाथ पकड़े और उससे पूछा, क्या हुआ है? मां झटके से अपने आप को उससे पीछे हटवाती हुई चीखी, जाके देख थाने में, तेरा बाप रात भर से वहां है, जिंदा है कि मर गया, जाके पूछ क्या, निकल यहां से। नरेश का दिमाग घूम गया। वो ये तार जोड़ ही नहीं पाया कि उसका बाप क्यों थाने में था। उसने कुछ नहीं सोचा और थाने की तरफ भागने लगा। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे नरेश जब सुबह घर लौटता है तो उसे मालूम पड़ता है कि पुलिस ने उसके बाप को उठा लिया है। वो भागता हुआ थाने की तरफ जाता है। अब आगे जिस वक्त वो भाग रहा है उस वक्त वो परेशान भी है, गुस्से में भी है, मन में परवाह भी है। जो आदमी ठीक से एक इमोशन नहीं संभाल सकता वो इतने इमोशन कैसे संभाल सकता है? वो जब थाने पहुंचा तो एसएचओ सामने बैठा था। वो भागता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। एसएचओ ने बोला, अबे रुको बे, ए बंसी, ये कौन मैडम है, काहे भागी जा रही हैं? थाना है ये, कोई थाना नहीं है। हमारे बाप को काहे उठाया? कौन है तुम्हारा बाप? नरेश के मन में एसएचओ के खिलाफ नफरत बचपन से थी। उसने यादव का कॉलर हाथ में लिया और फिर बोला, खेल ना करो हमारे साथ यादव, बापू कहाँ है? एसएचओ की थोड़ी सी फटी। ये वो आदमी है जो गर्दन पर काटता है तो मांस उखाड़ देता है। एसएचओ ने फिर भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, पीछे 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 हट के बात करो, समझाते हैं। मर्डर का चार्ज है तुम्हारे बाप पर। गांव के बाहर वाला जो ठेका है उसके मालिक को मार डाला था तुम्हारे बाप ने। नरेश के दिमाग में बातें पानी की तरह साफ हुई। वो कुछ पल के लिए कुछ सोचता है मगर कोई जवाब नहीं देता। वो फिर पूछता है, बापू कहाँ है? तुम मिल नहीं सकते? नरेश कुर्सी से उठने ही लगता है कि एसएचओ वापस जवाब देता है, अंदर है, अंदर जाकर देख लो। नरेश एकदम से अंदर उस कमरे की तरफ भागता है जहां 13 साल की उम्र में उसे लिटाकर इसी एसएचओ ने पट्टा चलाया था। वो कमरे के बाहर जाकर जरा रुकता है। अंदर झांकता है तो टेबल पर अधमरी हालत में उसका बाप उल्टा पड़ा होता है। अंदाजा यही था कि अब यह आदमी तोड़फोड़ मचाएगा, थाने को आग लगा देगा या एसएचओ को मार डालेगा या कुछ और करेगा ऐसा। पर नरेश ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो थाने से बाहर निकला और एसएचओ से बिना नजर मिलाए चुपचाप चलने लगा। नरेश, अबे नरेश, कहां जा रहे हो? एसएचओ ने ठाकुर को फोन लगाया। अरे ठाकुर साहब, वो नरेशवा आया था थाने। आराम से बोलो यादव, सीएम नहीं आए थे। जी, वो नरेश थाने अपने बाप को देखा और चुपचाप चला गया साला। हमने आवाज भी दिया पर रुका नहीं। आपका कोनो आदेश नहीं था तो हम उसको धरे भी नहीं। जरा सोचते हुए ठाकुर ने कहा, इसके बाप के खिलाफ केस बना दो और सड़ने दो साले को। सड़क के बीच नरेश चुपचाप चलता रहा। साड़ी का बल्लू नीचे गिरा था, बाल बिखरे थे, हालत यूं जैसे कहीं पिट कर आया हो। वहीं पास से किन्नर हवेली की सीईओ मंजली दीदी की सफेद वैन गुजर रही थी। वही वैन जो फिल्मों में अपहरण के लिए इस्तेमाल होती है। मंजली दीदी ने उसको गाड़ी से झांका और बोली, ये तो नरेश है, इसे क्या हुआ? ए, गाड़ी घुमाओ। नरेश के एकदम पास जाकर गाड़ी रुकती है। मंजली दीदी बाहर आकर बोलती हैं, ए नरेश, क्या हुआ? नरेश कोई जवाब नहीं देता। मंजली दीदी उसे गाड़ी में बिठाकर हवेली ले आती हैं। हवेली में शालू को देखते ही नरेश फूट फूट कर रोने लगता है। शालू, मंजली और बाकी सब मिलकर उसे चुप कराते हैं। करीब 12 मिनट के इस रोने धोने के बाद
पानी का ग्लास नीचे रखते हुए नरेश कहता है, एसएचओ सारी रात हमारे बाप को मारा और मर्डर का चार्ज लगा दिया है। किसका मर्डर? मंजली दीदी ने पूछा। गांव के बाहर वाले ठेके के मालिक का। हाँ, हम सुने हैं कोई बड़ी बेहरामी से मारा था उसको। ये सुनकर शालू के कान खड़े होते हैं। वो नरेश की तरफ देखती है और उसके अंदर एक आवाज आती है कि कहीं ना कहीं ये काम नरेश ने किया है, पर वो चुप रहती है। मंजली दीदी नरेश के गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हमने तुमसे कहा था नरेश, तुम हमारा परिवार हो और तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है। फोन लगाओ आसपास के 25 गांव में। आज थाने के बाहर किन्नरों की पंचायत होगी। वहां थाने में एसएचओ एफआईआर दर्ज करता है कुम्हार के खिलाफ। ए बंसी, ठाकुर साहब प्रबंध बढ़िया किए हैं। 2 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है नरेश के बाप की। साले को चाय पानी दो, खाना दो, मुंह धुला के अर्जुन रामपाल बना दो। लगना नहीं चाहिए कि रात भर मार खाया साला। जी साहब। उधर किन्नर हवेली के बाहर एक के बाद एक, कभी टेम्पो, कभी गाड़ी, तो कभी लॉरी भर के किन्नर इकट्ठे होते हैं। मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि आसपास के पूरे इलाके में बातें शुरू हो जाती हैं। मंजली दीदी का पावर एरिया में कुछ कम नहीं था। उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क और एक बड़ा वोट बैंक बड़े बड़े मिनिस्टर्स की नजर में था। वो इलाके में समाज सेवा के कार्य भी करवाती थी और एक आध बार छुटभइये नेताओं को भी अंदर करवाया था। इतने सालों से वहां होने की वजह से उनका एक तरह का वर्चस्व था। नरेश ये बात जानता नहीं था, पर समझो किस्मत ने उसका साथ दिया था। जब गाड़ियों का काफिला थोड़ा बढ़ गया तो मंजली दीदी ने अपनी एसयूवी से लगते हुए आवाज दी, आप लोग हमारे बुलाने पर आए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कोई हमारा अपना ही है जो परेशान है। आप सबको पूरी बात समझाने का समय नहीं है, बस आप साथ दीजिए जैसा हमेशा देते आए हैं। आपने हमारे लिए बहुत किया है दीदी। बिना कारण जाने जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। भक्ति सिर्फ भगवान और नेताओं की नहीं होती। हिंदुस्तान में आपको तरह तरह के भक्त मिलेंगे। उधर थाने में कुम्हार का बाप थोड़ा और घबरा रहा था। उसे बंसी ने चाय और दाल चावल दिया। कहीं हलाल होने से पहले मिलने वाली ये मिड डे मील तो नहीं। उसे इस बात का भी डर था कहीं एनकाउंटर के नाम पर उसकी गाड़ी भी ना पलटा दी जाए। एसएचओ बंसी से कहता है, ये ठाकुर साहब ने दिमाग जबरदस्त लगाया। मार बाप को पड़ रही है और जख्म उनके लौंडे को। अरे काहे का लौंडा साहेब, ऐसी औलाद से तो अच्छा है कुम्हारन बांझ होती। बंसी ने कहा, एक बात बोले साहेब, ये साला कुम्हार को मारते हुए ना मजा नहीं आया। ऐसा लगा कि कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ सोचते हुए एसएचओ ने कहा, बात तुम्हारी समझ सकते हैं बंसी, पर तुम और हम साला ठहरे सिपाही। जैसा आदेश वैसे चलेगा प्रदेश। जितना कम सोचेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। क्यों? इससे पहले साहेब की शान में बंसी 2 बातें और कहता, उतने में ही थाने के बाहर लगातार गाड़ियां रुकती हैं। गाड़ियों से लटके किन्नर डंडे लहराते हुए थाने के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ई का भला है कहते हुए एसएचओ बाहर निकला। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारों ने थाने को घेर लिया। एसएचओ पूरी तरह हैरान था। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! सबसे आगे खड़ी गाड़ी से नरेश बाहर आया और कोतवाली के बाहर पड़े पानी के मटके को तोड़ दिया। ए नरेशवा, का तमाशा है ये? ऐसा कहते हुए एसएचओ आगे आया। उतने में साथ आए सभी किन्नर एक ही सुर में चिल्लाए, ए! आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी किन्नर।